हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के थ्रू लाइन बाय लाइन। अगर आपने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि आपका ये पार्ट नंबर 2 रहने वाला है ऑफ द चैप्टर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। लेक्चर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज हम लोग oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें हमारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस इन द मेल होता है एंड ओवरी इन द फीमेल होती है। ठीक है। ये जो दो टेस्टिस एंड जो ओवरीज हैं, ये दोनों क्या करते हैं, गैमेट्स का प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को। ठीक है। दैट्स व्हाई इन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है। स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, ये इनके गैमेट्स होते हैं। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है स्पर्म एंड ओवम का, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं इन टेस्टिस, द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है उसे क्या कहते हैं, हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है। मेल जर्म सेल जो इमेच्योर होती है, जो मैच्योर नहीं होती है, उसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ठीक है। दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, और ये कब मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, एट द प्यूबर्टी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होना कब स्टार्ट होता है, तो एट द प्यूबर्टी होता है। ठीक है। द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर फॉर्म में इसे स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, ध्यान रखना। स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारियों को मिलाकर के कह रहे हैं, बट सिंगुलर फॉर्म में स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। और ये जो होती है, जैसे कि दिस इज द जर्म सेल, एंड जर्म सेल से बनती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया, और फिर ये माइटोटिकली डिवीजन करती हैं, और जब माइटोटिकली डिवीजन करती हैं तो उसके बाद ये बन जाती है कि स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। एंड इंक्रीज इन नंबर, और अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेती है माइटोटिक डिवीजन से। यहाँ तक अभी ये स्पर्मेटोगोनिया ही है, दिस इज द जर्म सेल। ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज अ डिप्लॉयड। ये जो ईच स्पर्मेटोगोनियम मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, चारों जो क्या है, डिप्लॉयड हैं। सो ये 2n स्ट्रक्चर है। ओके, 2n स्ट्रक्चर है। एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, 2n है तो 46 क्रोमोसोम कंटेन करेंगी। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इनमें से जैसे कि मैंने एक को ले लिया, दिस को मैंने ले लिया, जैसे कि दिस इज द 2n स्ट्रक्चर की है। ठीक है। इसे मैंने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। क्या है ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है। पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। इसमें जब मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट, तो क्या होगा, इसमें से दो बन जाएंगे इस तरीके से बन जाएंगी। तो इसको क्या कह दिया जाता है बाद में, a primary spermatocyte complete the first gametic division, reduction division lead to the formation of two equal haploid cell called secondary spermatocyte. This is the primary spermatocyte, and ये जो है, ये है आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है। जो कि मियोसिस फर्स्ट जब हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, उसके बाद आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है। एंड देन विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम इन ईच, और इन दोनों के पास 23 क्रोमोसोम होंगे। कितने कितने, 23। ठीक है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द सेकंड मियोटिक डिवीजन। अब जब इसमें फिर से मियोसिस सेकंड होगा, तो ये जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होगा, तो एनएन की फॉर्म में 4 सेल्स हमें मिलेंगी। सो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगी, उसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद उसमें क्या मिलेंगे, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, स्पर्मेटिड्स मिलेंगे, वो जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, और जो ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग स्पर्म कह देते हैं। ठीक है। स्पर्मेटिड में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है मोटिलिटी के लिए। तो इस ये ध्यान रखना कि स्पर्मेटिड्स में मोटिलिटी नहीं होती है, ये मोटाइल नहीं होते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो उनमें मोटिलिटी होती है। ठीक है। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, देखो ये लिख रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जब ये
स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है तो स्पर्म जो है उसका जो हेड होता है वो कवर्ड हो जाता है सर्टोली सेल से एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द, मतलब निकल जाता है सर्टोली सेल से एंड फाइनली क्या होता है, रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकल जाना दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मिएशन। ठीक है, देखो ये है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, ये सर्टोली सेल से उसके बाद बन रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देखो ये है स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड उसके बाद बन रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर बन रहा है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड देखो इसका सर इसमें फंसा हुआ है तो ये इससे बाहर निकल जाएगा, एंड देन उसके बाद बन रहा है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ वो हैं जो कि आपके सर्टोली सेल्स से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल चुकी हैं, प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी की एज पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एंड इंक्रीज इन जब आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीज कर देता है हार्मोन्स, जीएनआरएच जो होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करने लग जाता है और उनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। दिस इफ यू रिकॉल्ड इज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, इसे हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। द इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच देन एक्ट्स एट द anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropins। इसका जो लेवल है वो किस पर मतलब अफेक्ट डालता है, एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह ये एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट किसका स्टिमुलेशन करवाता है, सिक्रेशन किसका करवाता है, ये आपका मतलब क्या करेगा, जैसे कि ये है जीएनआरएच, ठीक है, ये जीएनआरएच है, ठीक है, प्यूबर्टी केस पर स्टार्ट होता है। हार्मोनल कंट्रोल कौन सा है वो देखो, ये जीएनआरएच है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि वो पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज करे, तो कौन सी दो हार्मोन्स का रिलीजेशन करवाता है, एलएच एंड एफएसएच, इन दोनों हार्मोन्स का रिलीज ये करवाता है। ठीक है, एंड एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका एफएसएच कहते हैं। तो एलएच किस पर एक्ट करता है, एलएच एक्ट एट द लेडिक सेल, एलएच जो है वो लेडिक सेल पर एक्ट करता है, ये लेडिक सेल पर एक्ट करेगा, ठीक है, एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस द सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, और ये क्या कहेगा, ये कहेगा लेडिक सेल से कि एंड्रोजन को रिलीज करो, एंड्रोजन का रिलीज करो, एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करने के लिए कहता है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच किस पर एक्ट करेगा, ये मतलब आपका क्या है कि जब एंड्रोजन का रिलीज होने लग जाता है, जब एंड्रोजन, तो इंड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस, तब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। और एफएसएस क्या करता है, ये आपके सर्टोली सेल्स पर वर्क करता है एंड आपका स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ये कुछ फैक्टर्स का रिलीज करवा करके सर्टोली सेल्स पर ही वर्क करता है, ये ध्यान रखना, स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। स्पर्मियोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस थी, स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस थी जब आपका स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो रहा था उसका। ठीक है, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का एग्जामिन, वो सॉरी स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लो। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसमें एक हेड है, दिस इज द हेड, इतने पार्ट को हेड कहते हैं, और हेड में क्या क्या है, आउटर लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज द एक्रोजोम, ठीक है, इसमें ये आपका न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल है, एंड इस पार्ट को हम लोग नेक कहते हैं, दिस इज द मिडल पार्ट, एंड यहाँ मिडल पार्ट में आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी का फॉर्मेशन करवाता है फॉर स्विमिंग के लिए, एंड दिस इज द टेल पार्ट, ये टेल है आपकी, ठीक है, आपकी नहीं स्पर्म की टेल है, ठीक है। सो हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है, एंड टेल होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसकी होल बॉडी जो है वो एनवेलप रहती है, पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। द स्पर्म हेड कंटेन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म में का जो हेड है उसमें जो है आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम, और जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स, और जो एक्रोसोम है वो आपकी एंजाइम्स से फिल्ड रहती है पूरी, दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, जो कि आपकी किसमें हेल्प करती है, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करती है। द मिडल पीस ऑफ द मिडल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, और जो मिडल पीस है उसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या करता है, इससे एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द स्विमिंग, जब वो भाग रहे होते हैं ना, इस तरीके से मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 बिलियन
स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस ऑफ विच, मतलब आपका फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। सो देखो, एक जो नॉर्मल ह्यूमन होता है एक बार कोइटस करता है, जब एक बार के उसके इजैकुलेट्स में अगर 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। For normal fertility, at least 60% sperm must have a normal shape and size. At least 40% of them must show vigorous motility. और जो मतलब 200 से 300 मिलियन में एक बार इजैकुलेशन के दौरान एक मेल जो होता है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है। उसमें से क्या होता है कि 60% तो नॉर्मल स्पर्म होते हैं, उनके पास शेप एंड साइज नॉर्मल होता है, बट 40% जो होते हैं उनके पास मोटिलिटी नहीं होती, किसी पास शेप नहीं होता, साइज नहीं होता, उस तरीके के होते हैं। तो 40% हमारे बेकार होते हैं, ठीक है। Sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. जो sperm रिलीज होता है seminiferous tubules से वो कुछ ducts के थ्रू, accessory ducts जो होती है उनके थ्रू होता है। सेक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस भी इसमें मिलता है, एपिडिडाइमस का सेक्रेशन इसमें मिक्स होता है, वैब डिफरेंस का होता है, सेमिनिफेसाइकल का होता है। इन प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो इसका मतलब उससे जो इसको सेक्रेशन मिलता है वो इसकी मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है, ठीक है। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें सीमन होता है। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिक्युलर हार्मोन्स एंड्रोजन। और जो ये जो एक्सेसरी डक्ट्स जो होती हैं, ग्लैंड जो होती हैं, ये किसके थ्रू मेंटेन रहती हैं? एंड्रोजन हार्मोन जो होता है उसके थ्रू ये कंट्रोल में रहती है, वो मतलब मेंटेन करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis। यहाँ पे अब आपका oogenesis स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फर्स्ट देखो जर्म सेल बन रही थी, जर्म सेल का इमेच्योर जो होती है उसे जर्म सेल कहते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करती है, यहाँ से इसका थोड़ी सी ग्रोथ होती है ना, तो यहाँ बनती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n स्ट्रक्चर की होती है। फिर एक स्पर्मेटोगोनिया को लेकर के इसमें थोड़ी सी ग्रोथ होती है तो आपकी बनती है जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट हो जाता है तो बनती है आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड, ठीक है, मियोसिस सेकंड होता है तो आपकी बनती है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स में मोटिलिटी नहीं होती है, दैट्स व्हाई इसमें स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर ये पूरी तरीके से आपका स्पर्म रेडी हो जाता है। इट इज क्लियर टू यू? इतना सा काम था बस। अब देखो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। ये क्वेश्चन है कि आपको दे रखे हैं 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दे रखे हैं, ध्यान रखना। तो ये बताओ कि स्पर्म का फॉर्मेशन कितना होगा। 100 स्पर्मेटोसाइट्स दे रखे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन बताना है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ओके, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। तो सब अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं oogenesis। oogenesis प्रोसेस में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, ठीक है, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि बिल्कुल अलग है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस से। इसमें क्या है कि उसमें आपका फॉर्मेशन कब से हो रहा था स्पर्म का? एट प्यूबर्टी से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, बट oogenesis एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। सो oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। तो इसमें आपको मैंने जो बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से आपका oogenesis होना स्टार्ट हो जाता है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। और बर्थ के बाद कोई भी आपका एक भी नंबर आपका oogonia का ऐड नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि एक हो जाए, दो हो जाए, नो, जितने भी होंगे सिर्फ और सिर्फ एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक होंगे। जो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसी टाइम पर सारे के सारे oogonia आपके बन जाते हैं, और जितने बनते हैं एट द लाइफ टाइम वही रहते हैं, और एक टाइम आने पर जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद oogenesis की प्रोसेस खत्म हो जाती है। सो oogenesis की प्रोसेस आपकी फीमेल के अंदर एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज चलती है, ठीक है। These cells start division and enters into prophase first। और जब ये सेल स्टार्ट करती है डिवीजन होना तो ये प्रोफेज फर्स्ट में आपका एंटर हो जाती है मेयोटिक डिवीजन के थ्रू एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। और ये यहाँ पर अरेस्ट हो जाती है, मतलब जब आपके oogonia जब फॉर्म्ड हो जाते हैं oogonia, उसके बाद वो प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में अरेस्ट हो जाती है, वहीं स्टॉप हो जाती है। और तब हम उन्हें कहते हैं वहां पर प्राइमरी oocytes। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocytes कहते हैं, ठीक है।
तो प्राइमरी oocytes जब होती है ना, तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी oocyte है वो आपकी वहीं की वहीं अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ईच प्राइमरी oocytes देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। और जो ये जो ईच प्राइमरी oocyte जो होती है वो आप अपने सराउंड में एक लेयर बना देती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, जिसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। उसे प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, जो कि वो लेयर बना देती है। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ, और इसमें से बहुत सारी लेयर्स आपकी ड्यूरिंग द बर्थ पर, आपकी बर्थ से लेकर प्योवर्टी तक डीजनरेट होती जाती हैं। देयरफॉर एट प्योवर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन द ओवरी। और इसीलिए जब तक एक फीमेल जो है प्योवर्टी की स्टेज तक पहुंचती है तो उसके अंदर सिर्फ 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं इन ईच ओवरी, ठीक है। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। और इसके बाद क्या होता है, अपने सराउंड में ये एक मोर लेयर्स मतलब बनाना शुरू कर देती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, जिसमें एक ठीका बनती है, और इस ठीका को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफर इनटू अ टर्सरी फॉलिकल, और फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती जाती है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, जिसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द एंट्रम। द ठीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ इनर ठीका, जिसे हम इंटरना कहते हैं, और ठीका जो है वो आगे ऑर्गेनाइज हो जाती है किसमें? एक इनर ठीका में, से इंटरना कह देंगे, एंड आउटर ठीका जिसे एक्सटर्ना कह देंगे, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes in its first meiotic, और यहाँ पर अपना वो फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। एंड नेक्स्ट है कि इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, और ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड टिनी पोलर बॉडी भी बनती है, ठीक है। सो देखो, जैसे कि ये है आपकी ऊगोनिया, ठीक है। ये ऊगोनिया जो है ये हेप्लॉइड है, सॉरी डिप्लॉइड है, और इसमें से जैसे कि मानो किसी एक में ग्रोथ हो रही है, जैसे मैंने ये ले लिया, तो ये क्या है आपकी? ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है। एंड प्राइमरी oocyte में जब आपका मियोसिस फर्स्ट होता है, क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पर दो सेल बनती हैं, दो सेल तो बनती हैं, लेकिन क्या होता है, दिस इज द सेकेंडरी oocyte होती है, ये सेकेंडरी oocyte होती है, लेकिन जो ये है ये आपकी नॉन पोलर बॉडी होती है, ठीक है। सॉरी, पोलर बॉडी होती है, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी जो है ये बहुत ज्यादा टिनी होती है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। अभी तक मतलब हम लोग ज्यादा इससे मतलब बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता है। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल, और उसे कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। जो टर्सरी फॉलिकल है अब वो आपका चेंज हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल में, या फिर उसे हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल कह देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल आता है, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल, एंड देन आपका आता है ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेफियन फॉलिकल, और यही ग्रेफियन फॉलिकल बाद में रप्चर हो जाता है, ठीक है। सो ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा, और जो सेकेंडरी oocyte होती है वो आपका न्यू मेम्ब्रेन बनाती है, दैट इज कॉल्ड द जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट, अपने सराउंडिंग में। द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, और जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, रप्चर होने लगेगा, सेकेंडरी oocyte को रप्चर कर देगा, जिसे हम ओवम कहते हैं, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है जब वो अपना रप्चर करता है। कौन? ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर करेगा, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन प्रोसेस, उसे कहा जाता है। सो देखो यहाँ पर देखो, दिस इज द ब्लड वेसल्स, ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद दिस इज द टर्सरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, इसमें एंट्रम है, एंड दिस इज द ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ये ग्रेफियन फॉलिकल है, और ये आपका ओवम ही अब ये रप्चर हो चुका है, ये रप्चर हो चुका है, देखो ये रप्चर हो गया, ओवम रिलीज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, उसे भी हम आगे देखते हैं। देखो हमारी एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दिया है, इससे आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ। तो मेल में देखो एट प्यूबर्टी पर इस तरीके से ये जर्म सेल थी, यहाँ पर आपका स्पर्मेटोगोनिया से थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू आपका यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन के थ्रू ये बनती है, फिर उसके बाद आपकी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन के थ्रू स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ठीक है। और अगर अगर हम देखें फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर देखो ये oogonia है, ये आपका फीटल लाइफ है, इतनी जो है ये आपकी फीटल लाइफ है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन के थ्रू आपके ये यहाँ बन चुके हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte आपका बर्थ, चाइल्डहुड, प्योवर्टी। ठीक है, ये आपके बर्थ तक होता है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है प्रायर टू ओवुलेशन। अब यहाँ प्योवर्टी के बाद एक पोलर बॉडी बनती है, एक सेकेंडरी oocyte बनती है, और ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है, और यहाँ पर ये सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, और एक यहाँ पर ओवम बनता है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में जरूर से जुड़ना। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गई होंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बाकी हम लोग जब पीवाई की सीरीज करेंगे तब हम लोग देख लेंगे कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।